हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, ये करंट अफेयर एसेंशियल मैंने क्यों शुरू किया 2025 के लिए? सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए क्यों शुरू किया, समझिए आप। क्योंकि मैं एक लेक्चर देने गया ओल्ड राजेंद्र नगर में, किसी संस्था में, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ज़्यादातर बच्चों का मैंने देखा कि वो जो है करंट अफेयर्स मैगजीन से करते हैं। यदि मेरे पास मान लिया पेपर आता है यूपीएससी का बनने के लिए, किसी प्रोफेसर के पास आता है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पास पेपर जाते हैं बनने के लिए, तो वो क्या करेगा? उसके माइंड में ये होगा कि मेरे क्वेश्चन ऐसे हों कि मैगजीन में ना हो, मेरे क्वेश्चन ऐसे हों जिसमें 95% बच्चे ट्रैप हो जाए, मेरे क्वेश्चन ऐसे हों कि बच्चों की इससे अलर्टनेस टेस्ट हो जाए कि क्या वो आईएएस के लायक है। और कोई भी एग्जामिनर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि बिना न्यूज़पेपर के क्वेश्चन आपका एक भी करंट अफेयर से बनाते। दूसरी बात, एग्जामिनर को भी नहीं पता होता आगे, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक पेपर में आएगा आपके, जो न्यूज़पेपर में आएगा वहीं से लेना है। जिस तरह से हम 100% कवर कर रहे हैं ना, वो भी ऐसे 100% कवर करेगा। वो भी ऐसे क्वेश्चन निकालेगा जो आप स्किप कर जाते हैं। जैसे मैं रोजाना क्वेश्चन निकालता हूँ, ज्यादातर आप स्किप कर जाते हो, आपने नोट करना। और ये एक जो है हमारा, हमेशा अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्यों रहती है कि पता नहीं प्रीलिम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारा हमेशा करंट अफेयर वीक रहता है। और एक इसी से जाती है, अब हम जो है ये सोचते हैं कि मैगजीन से कर लेंगे, 2-3 महीने का काम है। इसमें यदि हमें शुरू से, जैसे मैं 1 मई से स्टार्ट किया ये, रोजाना आपको क्वेश्चन बना के दिए थे, मेरा तरीका देखिए आप। मैं क्या करता हूँ, सुबह न्यूज़पेपर आया, उसको 2-3 घंटे उसका एनालिसिस करता हूँ, सारे एडिटोरियल से लेके सारे पूरे अलर्टनेस से, ताकि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। फिर वो सारे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, जो प्रीलिम्स के, मेंस के आपने देखा है रोजाना। फिर उसकी पीडीएफ बन के जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनके पास रोजाना जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन रोज तैयार हो रहे हैं करंट अफेयर्स के। फरवरी में क्या होगा, मैं आपको एक एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ बड़े पते की। फरवरी में क्या होगा, ज्यादा ज्यादा बच्चे ये कहेंगे, जितने भी कोर्स में एनरोल करते हैं ना, कि सर मेरा स्टैटिक थोड़ा सा हल्का सा कमजोर रह गया, करंट 100% ठीक है। सारे के सारे 100% बच्चे ये कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमने करंट अफेयर्स क्या किया है, 1 मई से स्टार्ट कर दिया, रोजाना 10-15 क्वेश्चन याद कर रहे हैं और बाद में रिवाइज कर लेंगे। करंट अफेयर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 35-40 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए हमारा प्रीलिम जो है मुश्किल से क्वालिफाई होता है, कभी हम 80 में पहुंचते हैं, कभी 85 में। क्यों? कि हमारा हमेशा जो है करंट अफेयर वीक रहेगा यदि हम न्यूज़पेपर को इस तरह से नहीं करेंगे। तो मैंने जो ये सिंप्लीफाई करने के लिए किया है कि 3-4 घंटे मैं पढ़ लूँ, ताकि आपके 2-3 घंटे बच जाए। भाई मैं 3 घंटे लगाऊंगा तो आपके 4 लगते, क्योंकि मैं पिछले 40 साल से ज़्यादा से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। 2 न्यूज़पेपर कवर करना, इसमें जो है माइंड और काफ़ी जो है, इसमें ऐसा इतनी स्किल चाहिए क्वेश्चन निकालने की, वो मैं निकालता हूँ। इसलिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट है, आप इमीडिएटली इसको ज्वाइन कीजिए। अब आपने देखा होगा कि जब प्रीलिम एग्जाम हुआ, बहुत सारे जिनका क्लियर हो गया, जो टॉपर्स थे, उन्होंने ये बताया कि भाई ये क्वेश्चन तो कोई टच ही नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जो पॉलिटिका है, ये लक्ष्मीकांत में है ही नहीं, किसी में नहीं मिला। भाई आप जो है स्टैटिक और करंट अफेयर्स में इतना डिफ्रेंशिएट मत कीजिए। मैंने सारे क्वेश्चन देखे, मैंने बड़ा डिटेल इसकी स्टडी की, बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज से। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे जो है पिछला जो कोर्स है उसमें आए हुए हैं स्टैटिक के। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, जो स्टैटिक क्वेश्चन है न्यूज़पेपर में आता है वो दे देता है। इसलिए आपने बिना न्यूज़पेपर के तो आपका स्टैटिक भी और करंट भी दोनों वीक रहेंगे। इस पे पहला क्वेश्चन देखिए आप, नोट्रे डेम कैथेड्रल इन पेरिस विल री ओपन टू द पब्लिक सिंस द फायर इन 2019 के बाद अब खुल रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, और इनका जो कैथेड्रल है विल सेलिब्रेट फर्स्ट मास
अब ये आ जाए 1 मार्च जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इम्पोज करते हैं डिस्टर्ब्ड एरिया स्टेटस अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये कई बार आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती इसको। दूसरा, द डिस्टर्ब्ड एरियाज नोटिफिकेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज एप्लीकेबल फॉर 6 मंथ और इंडेफिनिटली जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। और इसमें इम्यूनिटी है आर्म फोर्सेस के पर्सनल को। इट डिसअलाउज प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सनल एक्टिंग अंडर द एक्ट एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लगाया हुआ है क्लास, कंडीशन लगाई हुई है, एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। It empowers an officer of armed forces to fire upon or otherwise use force। फोर्स यूज कर सकता है, उसमें कोई भी मिसहैप हो जाए, कोई डेथ हो जाए, तो he will not be responsible under this act। उसको ये इम्यूनिटी है, बट विद द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये बिरसा मुंडा पे आर्टिकल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। इस तरह के जो आर्टिकल होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर के या कैबिनेट मिनिस्टर के, ये आर्टिकल जरूर पढ़ने आपने, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है। अब एक क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में, एक मेन में ट्राइबल से आएगा, वीकर सेक्शन से। इस आर्टिकल में खास तौर पर यह बताया गया है तो बिरसा मुंडा के बारे में, जितने हमारे ट्राइबल हीरोज हैं उनके बारे में, और स्कीम के बारे में, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे पीएम जनमान है, जो भी है ना स्कीम, वो आप सबको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में आ सकता है। अब ये बिरसा मुंडा के बारे में आ सकता है क्योंकि इसकी 150वीं जो है जयंती मना रहे हैं, बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। एक तो ये आपको पता होना चाहिए बिरसा मुंडा कौन थे, इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, मेन में भी आ सकता है। और ये झारखंड के एक विलेज में पैदा हुए। ही वॉज नोन एज धरती आबे, मदर ऑफ अर्थ। ही ऑर्गेनाइज्ड उलगुलन, उलगुलन, उलगुलन कहते हैं, रेबिलियन से थोड़ा सा ऊपर होती है, मुंडा रेबिलियन कहते हैं इसको। उलगुलन आ जाए, मान लो किस ये पूछ लें प्रीलिम में, उलगुलन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई 1890s में भाई बिरसा मुंडा। जनजातीय गौरव दिवस जैसे मैंने बताया हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये COP29 पे एक क्वेश्चन आएगा आपका प्रीलिम्स में, एक मेन में, इसलिए मैं रोजाना ये निकाल के ला रहा हूँ। ये अभी चलेगी, 22 तक चलेगी कॉन्फ्रेंस COP29 बाकू में। अब इसमें एक तो अर्जेंटीना वॉकआउट कर गया, क्योंकि वो ट्रंप के आने के बाद ऐसा लिखा है इसने न्यूज़पेपर ने कि उसके साथ दे रहा है। और फ्रेंच का जो डेलीगेशन है उन्होंने कैंसिल कर दी। फ्रेंच जो है मेन लीडिंग है इसमें, क्योंकि आपको पता है पेरिस समिट हुई थी, उसमें कितनी रिकमेंडेशन आई थी। तो फ्रेंच का जो डेलीगेशन है उन्होंने कैंसिल क्यों किया, क्योंकि उनके अजरबैजान के मंत्री ने एक स्पीच में कह दिया कि भाई वहाँ पे जो है, जो इनकी पोजीशन है, कंट्रोल है जो फ्रेंच का, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। और उससे पहले जब ये उन्होंने आर्मेनिया का साथ दिया था फ्रांस ने, तो ये जो है इनका स्ट्रेन रिलेशंस है इन्होंने भी। अब आपसे ये पूछेंगे प्रीलिम में कौन कौन से कंट्री ने, इनमें से बताइए कि कौन कौन से कंट्री ने COP29 में नहीं आए। इसमें अर्जेंटीना और फ्रांस। जैसा मैं बता रहा था आपको, फ्रांस का डेलीगेशन ने डिसाइड किया कैंसिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने ब्लेम किया फ्रांस को कि उनकी जो एलिज्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है कुछ ओवरसीज टेरिटरी में। इसलिए हमें ओवरसीज टेरिटरी पता होना चाहिए, यही इसको कहते हैं क्रिटिकल स्टडी। फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी कौन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। देन अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने एक और अटैक किया नीदरलैंड के पे भी। ties between France and Azerbaijan were strained since the war between Azerbaijan and Armenia। आपको पता है नागोर्नो कराबाख रीजन के लिए जो ना ये लड़े रहे थे 2020 में, और उसमें अजरबैजान ने इसको जीत लिया था एरिया को, और फ्रांस ने जो ना आर्मेनिया का जो ना सपोर्ट किया था। तो ये आपको बैकग्राउंड सारी ये पता होना चाहिए। अब ये COP29 पे एक्सप्लेन पेज में फिर देखिए, यूरोपियन यूनियन रोल्ड आउट इट्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये आपसे पूछ ले किस कंट्री ने वर्ल्ड में सबसे पहले कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किया है। इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले पिछले कोर्स में, जो आपको मैंने भेजा है,
जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको सारे भेज दिए मैंने क्वेश्चन पिछले साल के। इसमें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म काफ़ी क्वेश्चन है, इसलिए वो कोर्स इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेते हैं सबसे पहले किसने किया, यूरोपियन यूनियन ने। इसका क्या फ़ायदा है उनको, उनकी इंडस्ट्री प्रोटेक्ट होती है। हमारी जो इंडस्ट्री है जैसे स्टील की है, एल्युमिनियम की है, सीमेंट की है, वो क्या है फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, कोयला। वो ये इन्होंने कहा भी ऐसे हम प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं करेंगे जिसके अंदर जो है ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस होता है। और बेसिक कंट्री के बारे में पूछ सकते हैं, व्हाट इज बेसिक कंट्री, कौन कौन से, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना। और यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम इलीगली हार्वेस्टेड फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट इलीगली हार्वेस्ट वहां से भी नहीं आएगा, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। अब ये साइंस पेज पे रोजाना जो है एक आर्टिकल आता है जो हमारे या तो प्रीलिम में या मेन में काम आएगा। आज इंसुलिन पे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का बार बार आता है पूरे साल, इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखिए सर फ्रेडरिक पेंटिंग, इन्होंने इंसुलिन का डिस्कवर किया था और ये बहुत बड़ी खोज हुई है वर्ल्ड लेवल पे। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, ये क्या इज एन ऑटो इम्यून डिजीज वेयर इम्यून सिस्टम अटैक्स इंसुलिन बीटा सेल्स। इंसुलिन बीटा सेल्स को अटैक करते हैं इम्यून सिस्टम इन द पेंक्रियास, लीडिंग टू हाई ब्लड शुगर। ये याद रखना है आपने। देन टाइप 2 डायबिटीज इज कॉमन इन एडल्ट्स। टाइप 1 जो है ये चिल्ड्रन में और यंग एडल्ट्स में आती है। ये बार बार आता है इसलिए मैं लेके आता हूँ कि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके सामने एक कड़वी सच्चाई रख रहा हूँ। देखो मैं प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ। सच्चाई क्या हो रही है टीचिंग में, कैसे टीचिंग हो रही है, वो बताना मेरा फर्ज है। अब ओल्ड राजेंद्र नगर में जो है मैं मॉक इंटू के में भी बैठा, लेक्चर भी दिए। वहाँ पे क्या है, आपको 3-3 घंटे बैठा के रखेंगे इरेलीवेंट मटेरियल। फॉर एग्जांपल मान लिया प्लानिंग कमीशन में पढ़ाने लगे 3 घंटे, यूजलेस है। जब नीति आयोग आ गया तो प्लानिंग कमीशन खत्म। आपको इतना मटेरियल पढ़ा देंगे, ना तो आपको अखबार पढ़ने का समय देंगे, वो ना पढ़ाएंगे, क्वेश्चन तो कोई निकालेगा नहीं। कोई ऐसा आपको प्रोफेसर नहीं मिलेगा इस एज का भी, या कोई नहीं मिलेगा किसी भी एज का, जो आपको सुबह 100% क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस के निकाल दे। यही तो चाहिए आपको। सक्सेस क्यों नहीं आती? कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है कि मेरे से आप लिखवा लो दिल्ली में या कहीं पे भी, जो आपके प्रीलिम का जिनके पास कोई ऐसा सेट जो है गाइडलाइन है, ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जाते ही अटेम्प्ट कर दोगे, आप किस्मत पर छोड़ देते हो। वहाँ आपको 10-12 घंटे 9 घंटे इतना एंगेज कर देते हैं, ना तो आप जो है स्टैटिक तो आपका इसलिए कमजोर रह जाता है कि एग्जामिनर लाइन उठाता है एनसीईआरटी में से। क्योंकि मैं जैसे कई इंस्टीट्यूट का एग्जामिनर रहा हूँ, मुझे पता है एनसीईआरटी में से कैसे क्वेश्चन बनाने हैं। मैं एनसीईआरटी उठाऊंगा सिर्फ, कोई कोर किताब नहीं उठाऊंगा। तो वहां पे जो ना आपके क्या हो रहा है कि आप भूल जाओ क्यों 3-3 बार 4-4 बार फेल हो रहे हैं। चाहे कोई टॉपर है वो भी कई बार 3-2 बार प्रीलिम नहीं होता उसका। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे ऐसी सेटिंग उन्होंने ऐसे इस तरह से कर ली है 9-10 घंटे की, आपको सांस ही नहीं लेने देते। भी जब तक आपको न्यूज़पेपर का ये बता दिया आपको ये एडिटोरियल पढ़ लो, क्या फायदा उसका? भाई उसको पढ़ के बताओ इसके अंदर क्या है, क्या क्वेश्चन निकलेगा, क्या हमने लाइन लिखनी है एग्जाम में जाके। हमें तो एग्जाम लिखना है मेन, उसमें क्या लिखना है। जैसे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के लाता हूँ, क्या कोई ऐसा फैकल्टी मेंबर है किसी इंस्टीट्यूट में जो आपको इस तरह से पॉइंट में ये लिखने जाके। और इरेलीवेंट डिक्टेशन, 2-2 3-3 घंटे की इरेलीवेंट डिक्टेशन पावर पॉइंट में बना के ला रहे हैं। ये जो है जैसे हम पढ़ाते थे एमएससी पीएचडी बीएससी के स्टूडेंट्स को, ये टीचर पढ़ाते थे, वो सिस्टम अलग था। ये हमारी सक्सेस जो है 1 साल में हमने इसमें रैंक लेके आना है। इसमें हम पावर पॉइंट पे इस तरह से पढ़ाने लग गए तो हमारा तो जो है 3-4 साल तो पढ़ते ही रहेंगे हम। और फिर भी बच्चे खुश हैं। मैंने कुछ बच्चों से पूछा जो बड़ी इंस्टीट्यूट में कि सर हमारी जो है बिजी रखते हैं हमें। बिजी तो रखेंगे वो, उनके। आप एक चीज ध्यान रखना, मेरे ये बात गांठ बांध लो, यदि आप जो है वहां पे 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, प्रीलिम की गारंटी नहीं है, प्रीलिम नहीं आप कर पाओगे।
और आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो शिडो है। 9-10 घंटे पढ़ाएंगे, आप थक जाओगे, आके चाय पियोगे, भी बहुत पढ़ा दिया, भी लिख तो नहीं पाओगे, एग्जाम में लिखना हमने। अब जैसे मैंने आपको अब तक जो है 3 क्वेश्चन दे दिए 4 वीडियो में, मैं ये क्लेम भी करने लग गया आपसे भी, इसमें जो है हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 1 आ जाए 10 नंबर का। ये चाहिए वहां पे अंदर, आपको ये चाहिए वहां स्टडी सेंटर में जब बैठते नहीं, ये कोई फैकल्टी मेंबर बताने वाला चाहिए भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये आपका ऑप्शनल पढ़ा रहा था, ऑप्शनल में ये क्वेश्चन आएगा, बार बार रिपीट हो रहा है, आप एग्जाम को क्यों नहीं हिट करते? इसलिए मैंने जो है ये करंट अफेयर्स का, मुझे पता है मेरे 25 क्वेश्चन हिट करेंगे कम से कम। अब स्टैटिक के मैं क्यों लेके आ रहा हूँ, कभी एंशिएंट इंडिया का, कभी पॉलिटिकल, मुझे पता है उनमें से क्वेश्चन ऐसा हिट करेंगे। भाई आप जब कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, आप में बड़ा हौसला होता है, क्यों? क्योंकि आप उनके फोटो देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उन्होंने फोटो जो लगाए होते हैं उससे जाते हैं। किसी हॉस्पिटल को आप जो है उसको ये जज मत करो कि ये बहुत बड़ा नाम है इसका, वहां पे आप डॉक्टर देखो कौन ऑपरेशन करेगा, हार्ट का ऑपरेशन कौन करेगा, किडनी का ऑपरेशन कौन करता है वहाँ, ये देखते हैं ना हम जाके, जो पढ़े लिखे लोग हैं सबसे पहले डॉक्टर देखते हैं। इस तरह से अब मान लिया मेरा जो ये कोर्स है, मुझे पता है ये करंट अफेयर का बेस्ट कोर्स है इंडिया का, क्योंकि मैं 100% दे रहा हूँ न्यूज़पेपर से, 2 न्यूज़पेपर से। लेकिन क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, ना मेरे पास पैसा है, ना मैं पेंशन का पैसा लगा सकता, मैं तो बच्चों को पास करा सकता हूँ। मुझे पता है मेरा बच्चा पास हो जाएगा, मुझे वही सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है। जिस दिन बच्चा ये कहता है, अब कल एक बच्चे ने जैसे बताया, कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर मेरे 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है, 100 से ज़्यादा मार्क्स का ठीक हो गया, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए। एक बच्चे ने लिखा भी 25 से ज़्यादा क्वेश्चन थे आपके, ये बच्चे दे रहे हैं, कोई बिहार का है, कोई पूरा इंडिया से दे रहे हैं, केरला से है, कोई उड़ीसा से, ये आप बच्चे ही देंगे। और मैंने आपको बता दिया, फरवरी मार्च में आपके मुंह से ये करवा दूंगा कि मेरा परफेक्ट हूँ मैं, कोई स्ट्रेस नहीं करंट अफेयर में। बस इतना, यदि करंट अफेयर तैयार हो गया तो आपका प्रीलिम्स जो 100% आपका क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।